Hello friends, this is टीना मलिक. वेलकम टू स्टेयर्स टू सक्सेस. फ्रेंड्स, हम टॉपिक कर रहे थे इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा. प्रीवियस वीडियो में हमने इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है उसको डिटेल में समझा. ठीक है, उसके कुछ डेफिनेशन, मीनिंग समझे, क्या कुछ है उसके टाइप्स वगैरह, क्या रोल होता है टीचर का, काफ़ी कुछ हमने उसको डिटेल में समझा है. अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो इंक्लूसिव एजुकेशन की नहीं देखी है तो देख लीजिए. मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते ही आते हैं. ओके, आज हम इंक्लूसिव एजुकेशन को ही कंटिन्यू करेंगे. आज हम पढ़ेंगे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में. ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. पीडब्ल्यूडी एक्ट एंड आरपीडब्ल्यूडी एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है आज का भी. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास. तो देखो, आज का सेशन तो है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट से रिलेटेड. आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016. ओके, वो कहाँ से ओरिजिन हुआ वो सब समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमें जानना है पीडब्ल्यूडी एक्ट क्या है. ओके, तो पहले हम जान लेते हैं कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज मीन्स पीडब्ल्यूडी एक्ट क्या है. 1995 में आया था. ओके, तो इसमें क्या कहा गया है? पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन. ठीक है, ये सब बताया गया है इस एक्ट में. ओके, और इस एक्ट में क्या बताया गया है? डिसेबिलिटीज बताई गई है. कौन सी? ये टोटल 7 डिसेबिलिटीज हैं, ये वाले एक्ट में मेंशन की गई है. इस सारी डिसेबिलिटीज को क्या कंसीडर किया जाता था. इन सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती थी, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन इनको प्रोवाइड किया जाता था. जैसे कि ब्लाइंडनेस है, लो विजन है, कोई भी बच्चा है जो ब्लाइंड है, ठीक है, लो विजन है, देखने में दिक्कत आ रही है, लेप्रोक्रेसी है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, सुनाई कम दे रहा है, सुनने में प्रॉब्लम है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, चलने फिरने में प्रॉब्लम है, मेंटल रिटार्डेशन एंड मेंटल इलनेस. ये 7 डिसेबिलिटीज को कंसीडर किया जाता था पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, यानी कि पीडब्ल्यूडी एक्ट जो 1995 में आया था. तो इसमें सिर्फ ये 7 डिसेबिलिटीज को ही कंसीडर करते थे, मेंशन की गई है. इन्हीं के लिए एजुकेशन दिया जाता था, जैसे कि इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन इनको प्रोवाइड किया जाता था. ओके, तो यही जो पीडब्ल्यूडी एक्ट है, इसमें 7 जो मैंने अभी बताई डिसेबिलिटीज हैं, इन्हीं को आगे क्या किया? रिवाइज्ड किया गया. ये जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट है, इसी को रिवाइज्ड किया गया. इसमें कुछ और डिसेबिलिटीज को ऐड किया गया. वो आज हमारा टॉपिक है. क्या है? आरपीडब्ल्यूडी एक्ट. ओके, 2016. तो वो हम डिटेल में समझेंगे. अब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जानने से पहले तो जरूरी था ना कि हम पीडब्ल्यूडी एक्ट को जाने, क्योंकि पीडब्ल्यूडी एक्ट को रिवाइज्ड किया है तो वो बन गया आरपीडब्ल्यूडी एक्ट. ओके, तो ये पीडब्ल्यूडी एंड आरपीडब्ल्यूडी एक्ट से बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं. तो आपका ये सेशन, आज का सेशन डिटेल में अच्छे से समझना जरूरी हो जाता है. ओके, चलो आगे देख लेते हैं क्या है. अब हम जान लेते हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो 2016 है, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज. क्या है ये, इसे भी समझ लेते हैं. ओके, पहले तो ये जान लेते हैं कि ये कब हुआ. जैसे कि देखो, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, जिसे कहा जाता है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, was enacted by राज्यसभा on 14th December 2016. ओके, 14 दिसंबर को 2016 में किया गया. एंड बाय द लोकसभा ऑन 17 दिसंबर 2016. ओके, ये इतना कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बस आपको थोड़ा पता होना चाहिए. दिस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 13 दिसंबर 2016. लागू कब से हुआ? लागू हुआ है 30 दिसंबर 2016 से. ओके, The RPWD Act 2016 also provides for creating institutional infrastructure to support the needs of person with disabilities. Means ये जो बोलते हैं ना, इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स वगैरह, इन सब पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, जो कुछ भी सपोर्ट कर सकते हैं, जो भी डिसेबल बच्चे होते हैं उनके लिए जो कुछ भी उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग
जो कुछ भी उनकी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होती है तो उसके लिए क्या होता है, सपोर्ट किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। अब देखो ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आता कहाँ से आया ये, ठीक है, कहाँ किसके अंडर आता है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि ये कहाँ से ओरिजिन हुआ, कहाँ से आता है, किसके अंडर आता है ये, ठीक है, किसके अंडर आता है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आता है। इज दैट क्लियर? आगे देखते हैं। दिस एक्ट रिप्लेसेस द पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995। जैसे अभी हमने देखा ना पीडब्ल्यूडी एक्ट क्या होता है, उसी को रिप्लेस किया है, उसी को हटाया है, उसी को रिवाइज्ड किया गया है, कुछ फेरबदल करके ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया है। ओके, कितने 21 साल बाद रिप्लेस किया गया है इस पीडब्ल्यूडी एक्ट को, ठीक है, जो पीडब्ल्यूडी एक्ट को रिप्लेस किया है 21 साल बाद आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया है। इट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 15 जून 2017। स्टार्ट कब हुआ है, ठीक है, स्टार्ट कब हुआ ये हुआ है 15 जून 2017 से, 2016 से। दिस लॉ विल बी अ गेम चेंजर फॉर द एस्टिमेटेड 70 to 100 मिलियन डिसेबल्ड सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, यहाँ तक का तो कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको, ठीक है। ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कहाँ से आया, ठीक है, किसके अंडर आता है, ये सारा कंसेप्ट आपको आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ तक इतना कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या चेंजेस किए गए जो पीडब्ल्यूडी एक्ट में थे, उनमें क्या कुछ था जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में रिवाइज्ड हुआ है, चेंज किया है, क्या फेरबदल किए हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं। पहले तो था दिस एक्ट विल कवर 21 डिसेबिलिटीज इंस्टेड ऑफ 7 डिसेबिलिटीज दैट वर कवर्ड बाय पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995। अब देखो फ्रेंड्स, मैंने अभी बताया ना पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में कितनी डिसेबिलिटीज मेंशन की गई है, 7। मींस पीडब्ल्यूडी एक्ट में 7 डिसेबिलिटीज थी, पर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में क्या हुआ, रिवाइज्ड हुई, कुछ फेरबदल किया और उनने कर दी 21 डिसेबिलिटीज, 21 डिसेबिलिटीज मेंशन हो गई आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में। ओके, दिस एक्ट लेस कंप्लीट एम्फसाइज ऑन वंस राइट, मतलब हर एक इंसान के अधिकार जो है उनके ऊपर फोकस किया गया है। क्या है, पूरी तरह से उनको अच्छे अधिकार मिलने चाहिए। कौन से? राइट टू इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, राइट टू इनहेरेंट एंड ओन प्रॉपर्टी, राइट टू होम एंड फैमिली एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स अमंग अदर्स। ये सारे राइट्स मेंशन किए गए हैं कि दिए जाने चाहिए। ओके, फोकस इस पे है। एवरी चाइल्ड विद डिसेबिलिटी बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 and 18 years shall have the right to free education। मीन्स वो बच्चा जो डिसेबल है, जिसको कोई ना कोई डिसेबिलिटी है, अगर उसकी एज 6 से 18 ईयर्स के बीच है, 6 से 18 ईयर्स तक की है, उसके अंदर आता है 6 से 18 तक में आता है, तो उसको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, ऐसा उसको अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। The new act will bring our law in line with the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities। ये देखो, ये फुल फॉर्म है ना, काफी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये याद होने चाहिए। UNCRPD क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज है। ओके, इज दैट क्लियर? यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये बता देते हैं, जैसे इसमें है ना कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो मेंशन किए गए हैं, ठीक है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंडर आते हैं ये सब। जैसे कि अनलाइक द 1995 एक्ट, द न्यू एक्ट टॉक्स अबाउट एसेसिबिलिटी। मीन्स इसमें क्या है, ज्यादा बेहतर कंसेप्ट प्रदान करना है। जो बच्चे हैं, डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनको क्या करना है, उनका बोलते हैं ना, जितना हो सके उतना कंसेप्ट बेहतर तरीके से प्रोवाइड करना है उनको। ब्रॉड माइंड से देखता है इसमें, ठीक है। जो कंसेप्ट है ना, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट क्या करता है, ये ब्रॉड माइंड से कंसेप्ट को देखता है। नेक्स्ट आ जाता है डिसेबल्ड फ्रेंडली एक्सेस टू ऑल पब्लिक बिल्डिंग्स
हॉस्पिटल्स, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स, पोलिंग स्टेशंस एक्सेट्रा। मीन्स इसमें क्या है, जो पब्लिक बिल्डिंग्स वगैरह है, हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, कोई भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, किसी भी ट्रांसपोर्टेशन का देख लो आप, कुछ भी हो, तो उनमें क्या उनको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। जैसे कि स्लोप बना दिए हॉस्पिटल्स में, रैंप वगैरह बना दिए, ताकि डिसेबल बच्चों को कोई डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े, ठीक है। तो ये उन सब के बेनिफिट के लिए ये सब कुछ किया जाता है, ओके। ताकि स्लोप, रैंप, काफी कुछ ऐसे उनको फैसिलिटी दे दी जाती है, ताकि उनको इजी रहे, आने जाने में आसानी से आ जा सके डिसेबल पर्सन, ओके। नेक्स्ट है पाथ ब्रेकिंग फीचर ऑफ द न्यू एक्ट इज द इंक्रीज इन रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब फ्रॉम 3% to 4%। मीन्स इसमें क्या है कि गवर्नमेंट जॉब रिजर्वेशन होता है ना, उसमें 3% से बढ़ा के 4% कर दिया गया है, ओके, इंक्रीज कर दिया गया है। नेक्स्ट है पर्सन विद एटलीस्ट 40% ऑफ डिसेबिलिटीज आर एंटाइटल्ड टू सर्टेन बेनिफिट्स। मीन्स वो इंसान जो 40%, जिसकी 40% डिसेबिलिटी है उसके अंदर, ठीक है, उसको काफी बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ओके। वायोलेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट इज पनिशेबल। कोई भी एक्ट अगर तोड़ा जाता है, वायोलेट किया जाता है, वायोलेशन होता है किसी भी एक्ट का, तो वो क्या होगा, पनिशेबल होगा, पनिश किया जाएगा उनको, ठीक है। एक्ट फॉलो करना है। न्यू डिसेबिलिटीज कैन बी एडेड बाय नोटिफिकेशन। अगर कोई नई डिसेबिलिटीज ध्यान में आती है, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, ऐड और कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन के द्वारा वो क्या करेंगे, नोटिफाइड करेंगे, उसको एग्जामिन करेंगे, सारा कुछ पता लगाएंगे उसके बारे में, और फिर उसको क्या कर सकते हैं, अगर कोई नई डिसेबिलिटी पता लगती है तो वो इस एक्ट में ऐड कर सकते हैं, ओके। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कंसेप्ट आई होप कि क्लियर हो गया होगा। इतना कुछ डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, लेकिन समझ लेते हैं इसको, ओके। क्वेश्चंस आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है सेशन, ओके। चलो लेट प्रोसीड फर्दर, आगे देख लेते हैं क्या है। अब कुछ आ जाते हैं रिलेटेड स्कीम्स है। ये जो फुल फॉर्म्स आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि ना टीचिंग एग्जाम देख लो ना आप, तो उनमें ऐसे फुल फॉर्म्स पूछ लिए जाते हैं जो बोलते हैं ना, होते बहुत आसान है, बट कभी छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, वो बस 1 नंबर गया, है ना, मार्क्स कटने के चांस हो जाते हैं, ऐसे बहुत होता है ऐसा। तो ये फुल फॉर्म्स कुछ हैं, तो आप ध्यान रख सकते हैं इन्हें, ठीक है। IEDC क्या है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन है, ठीक है। DPEP क्या है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम है। SSA सर्व शिक्षा अभियान, ये तो काफी आसान है। ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। IEDSS क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन एट सेकेंडरी स्टेज। NEPPD ये क्या है, नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006। ये आप ध्यान रख सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट है BALA, बाला जो बोलते हैं जिसको, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पॉर्टेंट है इसलिए, ठीक है। बिल्डिंग एज लर्निंग एड मीन्स क्या है, स्कूल में अगर आप देखोगे ना, दीवारों पे पोस्टर्स लगे हुए हैं, पिक्चर्स बने हुए हैं, तो ये क्या है, वो ऐसी बिल्डिंग भी कुछ ना कुछ पढ़ाती है, कुछ ना कुछ सिखाती है बच्चों को, ठीक है। वो भी एक टाइप का लर्निंग एड माना गया है। ये BALA पूछा गया है, ठीक है, इसलिए आप ध्यान में रख सकते हैं इसे। चलो आगे देखते हैं। अब देखो, जैसे मैंने अभी बताया RPWD एक्ट में, RPWD एक्ट 2016 में क्या है, क्वेश्चन डिसेबिलिटीज मेंशन की गई है ना, कुछ 21 डिसेबिलिटीज हैं, तो इन डिसेबिलिटीज को जानना जरूरी हो जाता है। पहले हम देख लेते हैं। अब ये कुछ 21 डिसेबिलिटीज है, बस इनको आपको याद नहीं करना है, बस आपको थोड़ा पता होना चाहिए, इतना कुछ डिफिकल्ट है भी नहीं है। जैसे ब्लाइंडनेस आपको पता है, लो विजन हो गया, लेप्रोसी कर्ड पर्सन हो गया, इन्हें अभी मैं थोड़ा आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ, ठीक है। ये कुछ 21 डिसेबिलिटीज है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ओके। देखो, जैसे कि थैलेसीमिया, थैलेसीमिया क्या है, ये ब्लड से संबंधित है, खून की कमी हो जाना, ठीक है, तो ये डिसेबिलिटीज में काउंट होता है। नेक्स्ट है क्रोनिक न्यूरोलॉजी कंडीशन, ये एक ट्रॉमा है, ट्यूमर जो बोलते हैं ना, ट्यूमर है ये। ट्यूमर क्या है, ये नर्व्स, ब्रेन, इन सबको
अफेक्ट करता है ये। ओके, नेक्स्ट है मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस एक क्लिनिकल डिप्रेशन है। देन ब्लाइंडनेस तो आपको पता ही है, देखने में प्रॉब्लम हो रही है। लेप्रोसी, लेप्रोसी एक नर्व से ही संबंधित है, ठीक है, नर्व से संबंधित है ये। नेक्स्ट है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिनको चलने फिरने में दिक्कत होती है, ठीक है, चलने में प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट एसिड अटैक सेवियर, मतलब एसिड अटैक का तो जैसे बता सकते हैं, जैसे एसिड वाला होता है, जैसे फेस पे काफी कुछ बोलते हैं ना, फेस पे मार्क्स हो जाते हैं, ठीक है, तो ये इसमें आ जाता है। नेक्स्ट आता है मसल डेस्ट्रोफी। इसमें क्या था, मसल्स कम होने लगते हैं, पेरेंट से इनहेरेंट होता है ये, इनहेरेंट रोग है ये, तो ये मसल्स में प्रॉब्लम होती है या कम होते हैं, ऐसा आ जाता है इसमें। ओके, पार्किंसंस डिजीज, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है, ठीक है, पार्किंसंस डिजीज के बारे में पूछा गया है। ये क्या होता है, ये मोटर कोऑर्डिनेशन कम होने लगते हैं, ठीक है, इसमें चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, ये क्योरेबल नहीं है, इसको दवाई पानी से ठीक नहीं किया जा सकता। नाउ नेक्स्ट वन इज स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज। ये स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज तो काफी होती है, और ये लर्निंग डिसेबिलिटीज से रिलेटेड मैं एक डिफरेंट एक सेशन ही बना दूंगी, क्योंकि बहुत सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं, ठीक है, और लर्निंग डिसेबिलिटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस तो काफी पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा आते हैं क्वेश्चंस, हर एक टीचिंग एग्जाम्स में लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं इसका एक स्पेसिफिक एक सेपरेट सेशन बना दूंगी। ओके, थोड़ा अगर आप जानना चाहते हो तो देखो, इसमें स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज में रीडिंग हो सकती है, राइटिंग, मोटर कोऑर्डिनेशन, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, ये काफी बहुत सारी हैं, काफी कुछ इसी में ही आ जाता है। नेक्स्ट वन इज स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटीज में क्या है, बोलने में, कम्युनिकेट करने में, इंटरेक्शन करने में प्रॉब्लम्स होती है ऐसे बच्चों को, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज मल्टीपल डिसेबिलिटीज। मल्टीपल डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग डेफ ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है, इसमें फाइन मोटर्स से रिलेटेड डिफिकल्टीज होती हैं उनमें। एंड डेफ ब्लाइंडनेस मीन्स ऐसे बच्चे जो देख भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है, सुनने में भी उनको प्रॉब्लम है, ऐसे काफी उनको होती है। मल्टीपल डिसेबिलिटीज मीन्स एक बच्चे को दो डिसेबिलिटीज भी हो सकती है, जैसे सुनने में, दिखने में, ठीक है, ऐसे काफी आ जाती है इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है मल्टीपल सिलिरियोसिस। इसमें क्या होता है, ये इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है ये, इसमें इम्यून सिस्टम ज्यादा अफेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हीमोफीलियम। हीमोफीलिया में आता है, ये ब्लड से संबंधित है, ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम होती है इसमें, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में दिक्कत होती है, डिफिकल्टी होती है। नेक्स्ट वन इज सेरेब्रल पैल्सी, ये कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होती है इसमें, ठीक है, कोऑर्डिनेशन करने में दिक्कतें आती हैं। आगे है सिकललेस डिजीज। सिकललेस डिजीज क्या होता है, ये रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ना, वो कमजोर होने लग जाते हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये जैसे कि एडीएचडी होते हैं, ये ऑटिज्म के टाइप हैं, ठीक है, जिसमें हियरिंग में प्रॉब्लम होना, एडीएचडी होते हैं, ठीक है, काफी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ये मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल मेंटल पावर जो होता है, मेंटल प्रोसेस होता है, वो सही से काम नहीं करता, उनमें दिक्कतें होती है, तो काफी डिफिकल्टी फेस करते हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट इज लो विजन, जिसको देखने में दिक्कत हो रही है, हियरिंग इम्पेयरमेंट, जिसको सुनने में प्रॉब्लम आ रही है, एंड ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म मीन्स बोनापन, जो जिनकी हाइट कम होती है, ठीक है। तो ये इतना डिटेल में पूछते नहीं है, बस वही है, थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, कंसेप्ट यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। देखो, अब हम थोड़े कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं जो इंक्लूसिव एजुकेशन से ही रिलेटेड हैं। ओके, आज हमारा ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो जाएगा।
इम्पोर्टेंट था, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये इंक्लूसिव एजुकेशन क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है ना, प्रीवियस सेशन नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था, वो भी बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है मैंने वो। ओके, चलो अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। फर्स्ट देख लेते हैं, स्टूडेंट्स ऑफ डिसएडवांटेज्ड ग्रुप शुड बी टॉट अलॉन्ग विद द नॉर्मल स्टूडेंट्स। इट इम्प्लाइज मीन्स जो वंचित समूह के छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ साथ पढ़ाया जाना चाहिए। ये क्या संकेत, इससे क्या संकेत मिलता है, क्या मिलता है, मीन जो डिसएडवांटेज्ड बच्चे हैं उनको नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाया जा रहा है। तो ये तो बहुत ही इजी आंसर है इसका, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। वही तो बोलता है, समावेश करना है ना। जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, डिसएडवांटेज्ड बच्चे हैं, डिसएडवांटेज्ड ग्रुप के बच्चे हैं, वंचित समूहों के छात्रों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना है ना। इजी था। नेक्स्ट, which of the following is the most appropriate method to monitor the progress of children with learning disabilities? मीन्स क्या पूछ रहे हैं, ये निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की क्षमता वाले बच्चों की प्रगति की निगरानी करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका है, कौन सा हो सकता है। ठीक है, कौन सा एक बेस्ट मेथड माना जाएगा, केस स्टडी या एनेक्डोटल रिकॉर्ड, बिहेवियर रेटिंग स्केल या स्ट्रक्चर्ड बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन। इसमें पता है क्या आएगा आंसर, ये नाम बहुत ही इजी था क्वेश्चन है ये भी, पर पूछा गया हुआ है ये। इसका आंसर आएगा डी, स्ट्रक्चर्ड बिहेवियर ऑब्जर्वेशन। मीन्स इसमें क्या होता है, बिहेवियर एग्जामिन करता है ना टीचर, इसमें बिहेवियर एग्जामिन करेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, एक्टिविटी बेसिस पे होगी ना, वो बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कितना उनने उनका बिहेवियर में क्या कुछ उनमें प्रोग्रेस आ रही है, क्या कुछ उनने सीखा है, ये सारा कुछ ऑब्जर्व करेगा टीचर। पर बच्चों को नहीं पता लगेगा, बच्चों को नेचुरल एनवायरनमेंट में फ्री छोड़ दिया जाता है। ठीक है, बच्चों को नेचुरल एनवायरनमेंट दे दिया जाता है, टीचर उसको ऑब्जर्व करेगा, फिर देखेगा कितना उसने प्रोग्रेस किया है, वो मेजर करेगा। ओके, चलो फिर आगे देखते हैं। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर एक्सेप्ट। अब देखो फ्रेंड्स, एक्सेप्ट, लिस्ट, नॉट, लेस, ये काफी पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस, तो ये बहुत ही ध्यान से सॉल्व करने होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी वो हुआ क्वेश्चन अगर ध्यान से नहीं पढ़ा तो मार्क्स कटने के चांसेस हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही ध्यान से सॉल्व करने चाहिए। ठीक है, पूछा क्या है, विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है, सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। क्यों, क्योंकि ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये बेस्ड है कि किसी इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो जाता है ना, उससे होता है ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, उस वजह से होता है और स्ट्रेस में चला जाता है इंसान। ठीक है, तो ये इसमें विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है पूछा है। ओके, इज दैट क्लियर? लेट प्रोसीड फर्दर। वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर मेंटल इल हेल्थ इन स्टूडेंट। कौन सा हो सकता है, एक छात्रों में मानसिक बीमारी का एक कारण है, कारण पूछा है। ठीक है, तो कारण क्या होगा, सुखद स्कूल का माहौल, ये तो कोई कारण नहीं हो सकता। सीखने के बोझ से दबे हुए कार्यक्रम, शायद ये हो सकता है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, लचीली परीक्षा प्रणाली या फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन सिस्टम से तो कोई मेंटल इलनेस होती नहीं है। या लास्ट है, हेल्दी हैबिट्स ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों की स्वस्थ आदतें, क्या होगा, ओवरबर्डन, है ना। बच्चों में बहुत ज्यादा ओवरबर्डन लर्निंग प्रोग्राम डाल देंगे ना, तो उससे क्या होगा, बच्चे के मेंटल इल हेल्थ हो सकती है। ठीक है, मेंटल इल हेल्थ की एक कारण हो सकता है ये, क्या, ओवरबर्डन लर्निंग प्रोग्राम्स। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा क्या करता है, क्या इंक्लूड करता है, इंक्लूड्स इंडोक्ट्रिनेशन ऑफ फैक्ट्स,
या इंक्लूड टीचर्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, या सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, या एनकरेजेस स्ट्रिक्ट एडमिशन प्रोसीजर। अब देखो स्ट्रिक्ट एडमिशन प्रोसीजर तो कर नहीं सकते हैं, दाखिले संबंधित कठोर प्रक्रिया को बढ़ावा देती है, नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। क्या होता है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, डिफरेंट डिफरेंट बच्चे आते हैं ना। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करता है वो, ठीक है। द आंसर विल बी थर्ड। बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये तो। चलो नेक्स्ट। While teaching a single parent child, a teacher should, क्या करना चाहिए, ठीक है। ऐसे बच्चों को, अकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, ट्रीट सच अ चाइल्ड डिफरेंटली, उसको अलग तरीके से ट्रीट करना चाहिए, नहीं। असाइन लेसर होम असाइनमेंट टू सच अ चाइल्ड, ऐसे बच्चे को कम होमवर्क देना चाहिए, नहीं। प्रोवाइड स्टेबल एंड कंसिस्टेंट एनवायरमेंट, स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, है ना, ये हो सकता है। या फिर ओवरलुक दिस फैक्ट एंड ट्रीट सच अ चाइल्ड एट पार विद अदर चिल्ड्रन, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए, ये तो कभी नहीं हो सकता, ठीक है। टीचर कभी भी किसी बच्चे को ऐसे अनदेखा नहीं कर सकता, या ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए, ऐसा नहीं है। इसमें करेक्ट आंसर विल बी थर्ड। प्रोवाइड स्टेबल एंड कंसिस्टेंट एनवायरमेंट, स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना है, ठीक है। सभी बच्चों के लिए स्टेबल होना चाहिए, सभी बच्चों के लिए क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट एनवायरमेंट होना चाहिए, एक रूप होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इज इट क्लियर? चलो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर हैज सम फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन इन हर क्लास, टीचर है उसकी क्लास में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एप्रोप्रिएट फॉर हर टू से, क्या सही होगा उस टीचर को, कैसे बोलेगा वो टीचर, ठीक है, कैसे बात करना सही रहेगा वो बताना है आपको। कैसे बोलेगा, व्हील चेयर बाउंड चिल्ड्रन मे टेक हेल्प ऑफ देयर पियर्स इन गोइंग टू हॉल, मतलब ऐसे बोलेगा, पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं, नहीं, ऐसे तो हम किसी को नहीं प्रोनाउंस, किसी के लिए ऐसे करते नहीं है ना, बोला नहीं जाता ऐसे। हम कैसे बोलेंगे, एज अ टीचर आप खुद सोचो, आप कैसे बोलोगे, अगर आपकी क्लास में कोई फिजिकल चैलेंज्ड बच्चा है तो आप उससे किस तरह से बिहेव करोगे, किस तरह से उसके साथ कम्युनिकेट करोगे, कैसे करेंगे, हम उसको नाम से बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे, मोहन वाई डोंट यू यूज योर क्रंचीज टू गो टू द प्ले ग्राउंड, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते, ऐसे ही बोलेंगे ना, प्रेम भावना से बात करनी है ना ऐसे लोगों से, ठीक है। तो आंसर विल बी थर्ड। हम कभी भी, टीचर कभी भी कोई बीमारी का नाम पहले नहीं लेगा, ठीक है, किसी भी बच्चे को उसकी बीमारी से पहचानना नहीं है, टीचर को क्या करना है, उसे नॉर्मल ही बच्चों की तरह समझना है, ठीक है। उसको कोई बीमारी है, कुछ है, फिजिकल हैंडीकैप्ड है, तो उसके लिए आप व्हील चेयर या फिर कुछ और ऐसे यूज नहीं कर सकते कि आप पोलियो होया हुआ है आपको, आप पोलियो एफ्लिटेड हो, ये वो ऐसे नहीं कह सकते ना, हमें नॉर्मली यूज करना है, जैसे उसका नाम है, नाम से बोलो कि आप इस चीज का यूज करो, सीधी सी बात है ना। तो आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट वन, फ्लुएंसी, इलॉबरेशन, ओरिजिनलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी आर द फैक्टर्स एसोसिएटेड विद, क्या होंगे, किसके फैक्टर्स है ये, किसके हैं ये फैक्टर्स, ये है गिफ्टेडनेस के। फ्रेंड ये जो गिफ्टेड चिल्ड्रंस है ना, इससे रिलेटेड एक सेपरेट सेशन में बना दूंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, गिफ्टेड है, क्रिएटिविटी है, ये काफी ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो मैं इनसे रिलेटेड एक अलग सेशन ले लूंगी, ओके। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट देखते हैं, गिफ्टेडनेस फ्रॉम टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है, ठीक है, किसका कॉम्बिनेशन है, हमें वो बताना है। तो ये तो बहुत ही इजी सा टॉपिक है, और ये क्वेश्चन अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा ना, तो आप इसका आंसर बहुत ही इजी
बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, इसका आंसर होगा फोर्थ वन। कैसे? आपको याद हो तो मैंने प्रीवियस सेशन में बताया था ACC 3 रिंग मॉडल बताया था ना मैंने। किसने दिया है? रेंजोली ने। रेंजोलीज 3 रिंग मॉडल ऑफ गिफ्टेडनेस मैंने बताया था ना आपको। ACC वो है ये, हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी एंड हाई कमिटमेंट। ACC, ठीक है, एबिलिटी, क्रिएटिविटी, कमिटमेंट, ये आएगा। गिफ्टेडनेस, जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं ना उनमें ये क्वालिटी होती है। ओके, ये कॉम्बिनेशन होता है उनमें। जब मैं ये टॉपिक कराऊंगी ना गिफ्टेड चिल्ड्रन वाला, तब आपको और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करूंगी मैं। ओके, अभी देखो कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं। गिफ्टेड लर्नर जो होते हैं ना, उनके कुछ कॉमन पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके, ठीक है, कुछ कॉमन सकारात्मक विशेषताएं होती हैं। जैसे कि वो सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं वो। ओके, हाई टास्क कमिटमेंट करते हैं, हाई क्रिएटिविटी होती है उनमें, हाई एबिलिटी होती है उनमें, हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन होता है उनमें। ठीक है, उनका IQ लेवल भी बहुत हाई होता है, 140 प्लस होता है उनका IQ लेवल, जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं ना उनका। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों की कुछ समायोजन समस्याएं भी होती है। वो जो एडजस्टमेंट करते हैं ना, उनमें उसको कुछ डिफिकल्टीज भी फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, जैसे कि रिवोल्ट अगेंस्ट पेरेंट्स, माता पिता के खिलाफ विद्रोह की भावना भी आ जाती है उनमें। ओके, स्कोर लेस मार्क, कम अंक स्कोर करते हैं, कभी कभी उनके कम मार्क्स भी आ जाते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे घमंड टाइप भी हो जाते हैं वो लोग कि हम बहुत ज्यादा गिफ्टेड हैं, बहुत ज्यादा IQ है हमारे पास ये है वो है, हर एक चीज में बहुत ज्यादा घमंड आने लग जाता है। लैक ऑफ स्टिमुलेशन ड्यू टू स्लो पेस, धीमी गति के कारण उत्तेजना का अभाव होता है। अब वो गिफ्टेड होते हैं ना, उनमें बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा रहती है, कुछ नया सीखना है, क्रिएटिविटी होती है उनमें बहुत ज्यादा। ठीक है, इतनी हाई एबिलिटी है, हाई कमिटमेंट है उनका। तो जो स्लो लर्नर, स्पीड अगर स्लो रखेंगे ना, क्योंकि बाकी बच्चों के अकॉर्डिंग भी तो चलना होता है ना, सिर्फ गिफ्टेड बच्चों को तो कंसिडर कर नहीं सकते, सभी बच्चों को कंसिडर करके चलना है, प्रॉपर स्पीड रखनी होती है। तो अगर टीचर स्लो स्पीड से चलता है ना, तो उनमें बोलते हैं ना उत्तेजना का अभाव आ जाता है, लैक ऑफ स्टिमुलेशन हो जाता है उनमें, गिफ्टेड बच्चों में। तो ये काफी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो उनको होती हैं। ठीक है, और हम जब ये गिफ्टेड चिल्ड्रन का टॉपिक करेंगे ना, तब उसमें मैं आपको बहुत डिटेल में अच्छे से समझा दूंगी। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। इंक्लूसिव एजुकेशन एज्यूम्स दैट वी शुड चेंज द डैश टू फिट द डैश। मीन्स समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को फिट करने के लिए डैश को बदलना चाहिए। क्या हो सकता है? चाइल्ड सिस्टम या सिस्टम चाइल्ड, एनवायरमेंट या फैमिली, चाइल्ड या एनवायरमेंट। तो देखो फ्रेंड्स, हमेशा चेंज किसको करना होता है? हम बच्चों को चेंज नहीं कर सकते हैं, हमें तो बच्चों को प्रॉपर सब कुछ प्रोवाइड करना है। ठीक है, टीचिंग लर्निंग अच्छे से देनी है, लर्निंग अच्छी करवानी है, एजुकेशन प्रोवाइड करना है। तो हमें बच्चों को चेंज नहीं करना है, हमें किसको चेंज करना है? हमें सिस्टम को चेंज करना है। ठीक है, सिस्टम को चेंज करना है ताकि बच्चे फिट हो सके अच्छे से। द आंसर विल बी P। इज दैट क्लियर? देखो है ना, सिस्टम बच्चों के लिए है ना, सिस्टम जो है वो बच्चों के लिए है। अगर बच्चा कहीं पे भी फेल होता है ना, तो हम बच्चे को ब्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, हम किसको ब्लेम करेंगे? हम सिस्टम को ब्लेम करेंगे, सिस्टम में चेंजेस लाएंगे हम, ताकि ताकि चाइल्ड इजीली फिट हो सके उस माहौल में, उस एनवायरमेंट में। ओके, इज दैट क्लियर? काफी इजी क्वेश्चन था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आज के जितने भी क्वेश्चन हमने किए ना, सभी इंपॉर्टेंट थे, एंड काफी टाइम से क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस नहीं किए थे, तो आज थोड़ा मैंने सोचा कि टॉपिक थोड़ा ही है इसमें, इंक्लूसिव एजुकेशन बस लास्ट है, खत्म ही होने वाला है, तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। काफी टाइम से हमने क्वेश्चंस किए नहीं थे, तो थोड़ा मूड चेंज हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का। आपके फ्रेंड्स को बताइए, सभी को जो भी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हेल्प हो जाएगी। काफी बेनिफिशियल सेशन है आज का, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट टाइम अगर इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे
वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचता रहे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, काफी इंटरेस्टिंग कुछ नया टॉपिक लेकर आऊंगी। ओके, टेक केयर, बाय।